हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मजे में। हम्म। चलिए भाई। तो सेकंड ईयर हिंदी मीडियम। अच्छा, पहले तो मुझे हिंदी मीडियम के बच्चे ये बताएं कि उनको अगर मैं कुछ पॉइंट इंग्लिश में बता दूं या कुछ नाम इंग्लिश में बता दूं, दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ। क्योंकि बच्चों देखो क्या होता है कि मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश में आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी हिंदी ना बहुत ज्यादा, मैं हिंदी की विख्यात नहीं हूँ ऐसी तो। बहुत ज्यादा मुझे हिंदी का ऐसा ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। तो कुछ कुछ शब्द मेरे इंग्लिश में आ जाते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं कि मैडम इंग्लिश में शुरू हो गए आप। तो ऐसा आपके साथ तो दिक्कत नहीं है ना? कुछ कुछ शब्द अगर इंग्लिश में आ जाएं, जैसे कि अणु ना बोलकर मैं मॉलिक्यूल बोलूं आपको, तो ये चीज आप समझ सकते हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो बता दो, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं क्लास क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मन दिक्कत आ रही है तो फिर बात करेंगे, ठीक है? तो कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? कल हम लोगों ने पारगम्यता तक कर लिया था। कल हम लोगों ने पारगम्यता कर ली थी, परमिएबिलिटी कर ली थी। परमिएबिलिटी में मैंने आप लोगों को कल पूरा समझाया था परमिएबिलिटी क्या होती है, पारगम्यता को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है? तो पारगम्यता क्या होती है? किसी भी तरल का तरल का या गैस का किसी कोशिका की परत द्वारा, चाहे वो उसकी कोशिका भित्ति है, चाहे वो उसकी कोशिका झिल्ली है, उसके द्वारा आदान प्रदान, आना और जाना क्या कहलाता है? पारगम्यता। यानी कि वो कोशिका उस अणु के लिए, या मैं ये कहूँ उस आयन के लिए या उस तरल के लिए कितनी पारगम्य है, यानी कि उसकी कितनी क्षमता है उसको आने और जाने के लिए, तो वो कहलाती है उसकी पारगम्यता। पारगम्यता तीन प्रकार से हो सकती है, मैंने आपको कहा था, पारगम्य, अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य, बात की थी हमने। हम्म। पूर्ण पूर्ण पारगम्य, पूर्ण पारगम्य क्या होता है? यानी कि जिसमें से चाहे विलायक है और चाहे विलेय है, दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों उसमें आ जा सकते हैं, ठीक है ना? पूर्ण विलायक हो चाहे विलेय हो। विलायक और विलेय, विलायक सॉल्वेंट जो हम कहते हैं नॉर्मली क्या होता है? जल होता है हमारा। और विलेय क्या है? विलेय हम कहते हैं सॉल्यूट को, ठीक है ना? सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट, हमारे जैसे आयन है, हमारे हमारी खनिज पदार्थ है, ये सब क्या बनाते हैं? विलेय बनाते हैं सॉइल का, ठीक है ना? पानी में विलायक का सॉइल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब क्या होता है सॉइल सॉल्यूशन? मृदा में मौजूद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? विलायक और विलेय, ठीक है? पूर्ण पारगम्य, पूरी तरह से पारगम्य, चाहे विलायक हो चाहे विलेय हो, सबको क्या करते हैं? आदान प्रदान, आने और जाने का देते हैं। अगर मैं कहूं कि अर्ध पारगम्य है, यानी कि विलायक को दे रहे हैं लेकिन विलेय को आने जाने का नहीं देते, यानी कि उससे विलायक तो जा सकता है, विलायक का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन विलेय का नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य, ठीक है? और अगर विलायक का हो लेकिन विलेय क्या हो? चयनात्मक रूप में हो, यानी कि कुछ जा सकते हैं कुछ नहीं जा सकते। किसके आधार पर होता है ये होता है उसमें मौजूद उसके चैनल्स के आधार पर। ये हम आपको पढ़ाएंगे कब? खनिज अवशोषण या खनिज का अवशोषण, मिनरल अपटेक, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? कल हमने बात करी थी यूनिट में, तो उसकी हम बात करेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह से होता है। तो ये तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है? पारगम्य, अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य, ठीक है? इसके क्या क्या लाभ होते हैं ये मैंने आपको कल बता दिए थे। अब आज हम शुरू करेंगे अंतः शोषण, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन, अंतःशोषण, इम्बाइबिशन। अंतःशोषण क्या होता है? किसी भी ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ में घुले बिना उसका अवशोषण करना, उसका इम्बाइबिशन या अंतःशोषण कहलाता है। आप सबने पढ़ा हुआ है अंतःशोषण, ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं बच्चों, आप सबने पढ़े हुए हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना? किसी को ऐसा कोई ऐसा यहाँ ऐसा कोई गधा तो मेरे ख्याल से नहीं बैठा है जिसने ये सब नहीं पढ़े होंगे, सबने पढ़े हुए हैं। 12वीं में सबने पढ़े हैं, ठीक है? उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो क्लास ले रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, तो सबने इनको पढ़े हुए हैं, ठीक है?
तो अंतर शोषण क्या है? किसी भी तरल ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ में घुले बिना उनका अवशोषण करना क्या कहलाता है? अंतर शोषण कहलाता है। और वो ठोस पदार्थ जो उसका अंतर शोषण कर रहा है वो क्या कहलाता है? अंतर शोषक। क्या कहलाता है? अंतर शोषक। ठीक है, उसको क्या कहलाता है? वो अंतर शोषक। अच्छा, एक बात और, जितने भी आप देखते हैं, जैसे आपका बीज है, ठीक है ना, बीज में अगर बीज में मैं ये कहूँ जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से होता है? अंतर शोषण की वजह से होता है। जो सीड है, जो बीज है, वो पानी का अवशोषण करता है, पानी अपने अंदर लेता है, और पानी अंदर लेने की वजह से क्या होता है? उसके आयतन में वृद्धि होती है, वॉल्यूम चेंज होता है उसका, वो फूलता है, फूलने से उस सीड के ऊपर जो टेस्टा क्या है? सीड कवरिंग, बीज का चोल, जो बीज चोल जिसे हम कहते हैं, जो बीज के ऊपर होता है, टेस्टा, सीड कोट, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, पानी का अवशोषण करके वो टूट जाता है, और तभी उसके बाद वहां से मूल या उनका वृद्धि होती है। ठीक है, तो बीज का उगना या बीज का जर्मिनेट होना, सीड जर्मिनेशन, ये क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? आपके अंतर शोषण का। ठीक है, अंतर शोषण में क्या क्या चीजें होती हैं? तो तीन मेन, मैं ये कहूँ इसमें अलग, इसमें तीन काम ज्यादा होते हैं, जैसे आयतन में परिवर्तन, ठीक है, दूसरा ऊष्मा की विमुक्ति, ठीक है, ऊष्मा की विमुक्ति, और तीसरा क्या होता है इसमें? दबाव। दबाव हम इसको कहते हैं प्रेशर। ठीक है, सबसे पहला आयतन, आयतन चेंज होएगा, यानी कि पानी जब अंदर जाता है, जब पानी अंदर जाएगा तो सीधी बात है भाई, उसके आयतन में वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? पानी के अंदर जाने से, जल के अणुओं के अंदर जाने से उसके अणुओं को क्या होगा? उसमें वृद्धि होगी, उसके आयतन में, तो ये क्या कहलाता है? उसकी आयतन में वृद्धि। ठीक है ना, अणुओं के अंदर जाने से उसके बाद उसमें क्या होगी? उसके आयतन में वृद्धि होगी, जल के अणुओं के अंदर जाने से। दूसरा ऊष्मा की विमुक्ति। ऊष्मा की विमुक्ति कैसे? भाई यहाँ से पानी क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है, पानी के अणु क्या जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं, यानी कि कौन सी एनर्जी इनमें? काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है। अंदर जाने के बाद ये क्या होगा? रेस्ट स्टेट में आ गए, काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी चेंज हुई है, तो जो एनर्जी निकलती है इनके मूवमेंट से, अणुओं के मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से, उनके जाने की वजह से क्या होगा? उसमें चेंज होता है, उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हुई है, किससे? काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में हुई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इसमें से ऊर्जा निकलती है, यानी कि हीट बाहर निकलती है। तो हम ये कहते हैं क्या होता है? सिस्टम में ऊष्मा की विमुक्ति होती है, जो विलयन है उसमें क्या होगी? ऊष्मा की विमुक्ति होगी। तीसरा दबाव। दबाव भाई सीधी बात है, अणु क्या होंगे? पानी के अणु अंदर जाएंगे तो जो ठोस पदार्थ के अणु है, जो ठोस पदार्थ के अणु है उस पर क्या लगाएंगे? दबाव लगाएंगे, उस पर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? दबाव। और इसी दबाव को अंतःशोषी दाब भी कहते हैं। इसको अंतःशोषी दाब, इम्बाइबिशन प्रेशर, इम्बाइबिशन प्रेशर, या इसको मैट्रिक विभव, यानी कि मैट्रिक पोटेंशियल भी इसको कहते हैं। मैट्रिक विभव यानी मैट्रिक पोटेंशियल भी इसको कहते हैं। आ गई बात समझ में सबको? अंतःशोषण, इम्बाइबिशन आपको मैंने बताया, किसी भी ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ में घुले बिना उसका पानी के, जल के अणुओं का अवशोषण करना क्या कहलाता है? अंतःशोषण। तीन प्रकार हो सकते हैं, मतलब इसके तीन चेंज हो सकते हैं, या इसकी तीन विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है आयतन में परिवर्तन, सीधी बात है भाई, कोई चीज, जैसे हमने बताया मैंने आपको, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या है? बीज का अंकुरित होना, बीज का अंकुरण। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? अंतःशोषण का। क्यों? क्योंकि पानी के अवशोषण के द्वारा, एब्जॉर्प्शन के बाद ही बीज में क्या होता है? उसके आयतन में वृद्धि होती है,
और आयतन में वृद्धि होने की वजह से बीज के ऊपर जो बीज टोल होता है, जिसे हम टेस्टा कहते हैं, सीड कोट, वो क्या हो जाता है, वो प्रेशर की वजह से ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और टूटने की वजह से जब वो बीज टोल टूटेगा, उसी के बाद तो मूल बाहर आता है, आता ही नहीं आता है। तो मूल में वृद्धि या मूल का बाहर आना, रूट्स का जर्मिनेट होना, ये सब किसकी वजह से होता है, केवल अंतर शोषण की वजह से। ठीक है। और जैसे आपने लकड़ी, हम अच्छे से जानते हैं, बरसातों में लकड़ियां फूल जाते हैं, घर के दरवाजे फूल जाते हैं, फूलते नहीं फूलते, वो किसकी वजह से, वो भी अंतर शोषण। क्यों? क्योंकि आर्द्र वायु, ह्यूमिड एयर, ठीक है ना, आर्द्र वायु के अवशोषण को कर लेते हैं। वायु में क्या है, वाटर वेपर मौजूद है, आर्द्रता है, तो उसको क्या कर लेती है लकड़ी, अवशोषित कर लेती है। ठीक है। तो लकड़ी हो गई, आपके जितने भी मेरिस्टेमेटिक पॉइंट्स, मेरिस्टेमेटिक पॉइंट्स क्या होते हैं, विभज्योतक की कोशिकाएं, ठीक है, उसमें अवशोषण होना, या आपके जो फंगस है, फंगस की जो आपकी फंगस के अणु होते हैं, उसका उसमें अवशोषण, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आर्द्र वायु का या पानी का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इसमें तीन विशेषताएं होती है, कौन सी, आयतन, दूसरा आयतन में परिवर्तन, दूसरा ऊष्मा की विभक्ति, और तीसरा दाब। आयतन में परिवर्तन सबको समझ में आ गया, क्योंकि भाई जल अगर एक जगह से दूसरी जगह जल का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जल जा रहा है, तो वो क्या होगा, उसके आयतन में परिवर्तन करेगा, तो आयतन में परिवर्तन। दूसरा ऊष्मा की विमुक्ति, जब उसकी अणु, किसके, पानी के अणु अंदर जाते हैं किसी सिस्टम में, रूट में, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में बदलते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, किसके रूप में निकलती है, हीट के रूप में, तो ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो ऊष्मा की विमुक्ति। और तीसरा दाब, भाई सीधी बात है, कोई चीज किसी अंदर जाएगी तो दाब लगाएगी, पानी के अणु ठोस के अणुओं पे क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, और वही क्या कहलाता है, अंतःशोषी दाब, और इसको मैट्रिक विभव यानी कि मैट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो अंतःशोषण का क्या इसका वो है, इसका लाभ है, वो भी आपको सबको समझ में आ गया। चलिए, तो ये हुआ आपका अंतःशोषण। अब बात करते हैं विसरण। विसरण, डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है? विसरण किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, चाहे ठोस है, चाहे तरल है, चाहे गैस का है, किसी भी प्रकार का जिसमें गैस हो, चाहे तरल हो, चाहे ठोस हो, इनके अणुओं का अभिगमन, अभिगमन यानी मूवमेंट, ठीक है ना, ठोस का, तरल का, चाहे गैस के अणुओं का। भाई दो टाइप होते हैं, एक चीज और मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, एक तो होता है विसरण, एक है आपका परासरण। परासरण क्या है? ऑस्मोसिस। क्वेश्चन क्या? इम्बाइबेशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं भाई। इम्बाइबेशन की डेफिनेशन क्या है? किसी भी तरल ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ में घुले बिना उसका अवशोषण करना इम्बाइबेशन कहलाता है। परिभाषा समझ आ गई? डेफिनेशन इम्बाइबेशन की, किसी भी ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ में घुले बिना उसके अणुओं का अवशोषण करना, उसका इम्बाइबेशन, अंतःशोषण कहलाता है। वो ठोस पदार्थ जो अंतःशोषण कर रहा है उसको अंतःशोषक इम्बाइबेंट कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया? समझ आ गया भाई परिभाषा? चलिए, यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे परिसरण, डिफ्यूजन, विसरण, सॉरी परिसरण कह रही हूँ, विसरण, डिफ्यूजन, परासरण, ऑस्मोसिस। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी हम बात करते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में, ठीक है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन।
ठीक। परासरण, इसमें भी बात करते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, दोनों में बात एक ही करते हैं, लेकिन इसमें बात करते हैं केवल विलायक की, यानी कि केवल जल की। तो इसकी अगर मैं परिभाषा बोलूं परासरण की, तो परासरण की परिभाषा ये होती है, परासरण एक अलग किस्म का विसरण है जिसमें जल या विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, लेकिन केवल कौन? अणु, किसके? जल के। केवल हम किसकी बात करते हैं? विलायक की। अगर मैं इसमें पूरे विलयन की बात करूं, अगर मैं इसमें पूरे विलयन की बात करूं या मैं इसमें विलय की बात करूं, तो हम ये कहते हैं ये जाते हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, या अगर मैं इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण विभव की बात करती हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जाते हैं लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक। अभी आपसे परासरण की अलग बात करूंगी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर परासरण विसरण की बात कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको परासरण भी यहाँ समझा दिया। दरअसल क्या होता है बच्चों की, बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है कि मैडम परासरण क्या है और विसरण क्या है, दोनों में ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है, अभिगमन होता है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है बच्चों की परासरण में तो हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं केवल विलायक की, यानी कि जल की बात करते हैं कि जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। और आप खुद सोचिए, विलयन है, विलय है, जिस अगर विलयन हम ये कह रहे हैं विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा है, आप खुद ध्यान दीजिए, विलयन है इसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो सीधी बात है विलायक की मात्रा क्या होगी? कम होगी, होगी कि नहीं होगी? और दूसरा विलयन है इसमें विलय की मात्रा कम है, और विलय की मात्रा अगर कम है तो विलायक की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप दोनों तरीके से देख लीजिए, दोनों तरीके से आपको यही मिलेगा, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसका? विलायक का, और विलय का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, यानी कि जो अभिगमन है उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, यानी कि दिशा तो उसकी सेम ही रहेगी दोनों सूरतों में, लेकिन बस क्या हो जाता है, इसकी डेफिनेशन बदल जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं विलायक की, तो हम ये कहते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और अगर मैं विलयन की बात कर रही हूँ, मैं विभव की बात कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ठीक है, लेकिन विसरण क्या होता है? विसरण में हम सबकी बात करते हैं, चाहे ठोस पदार्थ है, चाहे तरल पदार्थ है, चाहे गैसीय पदार्थ है, हम सबकी बात करते हैं। वो कहाँ जाते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। आप एक कमरे में आप अमोनियम ईथर खोल दीजिए, आप एक कमरे में इत्र खोल दीजिए, तो जिस कोने में आप खोलेंगे उस कोने से वो पूरे कोने में फैल जाता है, फैल जाता है, नहीं फैल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं उसका विसरण। आगे बात समझने में, विसरण और परासरण में अंतर होता है। विसरण में हम सबकी बात करते हैं, चाहे ठोस है, चाहे तरल है, चाहे गैसीय पदार्थ है, लेकिन परासरण में हम किसकी बात करते हैं? केवल विलायक की बात करते हैं। कोई डाउट है भाई? बच्चों रीज्वाइन कर लीजिए क्लास।